इस प्रेस वार्ता में सम्मिलित होने के लिए। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए और पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के लिए, हम सब के लिए एक खुशी का दिन है, एक गर्व का दिन है और एक लंबे समय के बाद ये खुशी पार्टी में पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिली है। जिस तरीके से हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ये यकीनन हम सब के लिए एक गर्व का लम्हा है। हम लोग चाहते हैं और ये हम लोग की मांग भी है केंद्र सरकार से कि पद्म भूषण एक शुरुआत है। जिस तरीके से हमारे नेता ने अपने जीवन के 52 साल समर्पित किए समाज के दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, गरीब वर्ग के, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए, ऐसे में वो मेरे पिता हैं, सिर्फ मैं इसीलिए ही नहीं कह रहा हूँ, पर ऐसे में मुझे लगता है वो पूरी तरीके से हकदार हैं कि उनको आने वाले समय में भारत रत्न हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को दिया जाए। ये मांग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास केंद्र सरकार से करती है और जैसा मैंने कहा कि वो पूरी तरीके से हकदार हैं इस सम्मान के लिए। मैं सुपुत्र हूँ, कई बार इस बात को कहा जा सकता है कि मैं व्यक्तिगत भावनाओं में बहकर शायद इन बातों को मैं कह रहा हूँ, पर हकीकत है कि जिस व्यक्ति ने 5 दशक से ज़्यादा अपना जीवन समर्पित किया समाज के वंचित गरीब वर्ग के लोगों के लिए, समाज में विकास के लिए, जिस व्यक्ति ने 6 प्रधानमंत्री के साथ कार्य किया, जिस विभाग की जिम्मेदारी उनको मिली उस विभाग को उन्होंने आगे बढ़ाने का, समाज के गरीब वर्ग के लोगों के साथ उसको जोड़ने का उन्होंने काम किया। आज जिस टेक्नोलॉजी को हम सब बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं और आप सबके हाथों में ही मुझे दिख रहा है मोबाइल कैमरा, जब हमारे नेता दूरसंचार मंत्री थे, मुझे याद है उस वक्त उनका एक बयान भी आया था जिसकी विपक्ष ने काफ़ी आलोचना की थी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि एक दिन ऐसा आए जब हर गरीब व्यक्ति के हाथ में, हर रिक्शा वाला, ठेला वाला के हाथ में मोबाइल फ़ोन हो। मैं चाहता हूं कि बैगन के भाव ये मोबाइल फ़ोन बिके। उस वक्त उनकी खूब आलोचना की गई थी क्योंकि वो दौर ऐसा था जब आप इनकमिंग कॉल भी करते थे तो उस वक्त भी 30 रुपया 32 रुपया आपको देना पड़ता था। पर उसके बावजूद आज उन्होंने अपने उस सपने को हकीकत करके दिखाया। जिस विभाग में गए, रेलवे में आप आज भी जाएंगे, कितने ऐसे अधिकारी हैं, कितने ऐसे पदाधिकारी हैं जो बोलते हैं कि भैया उस वक्त हमको रेलवे में नौकरी दी गई थी। उस वक्त एक हस्ताक्षर से उन्होंने 57,000 वैकेंसीज उन्होंने क्रिएट की थी और नए भर्तियां उन्होंने की थी रेलवे में। जिस विभाग में गए और तो और अंत तक मतलब अपनी अंतिम सांस तक हम लोग, मैं उनका पुत्र हूं, इस नाते मैं बखूबी इस बात को मैं जानता हूं कि आखिर में जब उनकी तबीयत खराब थी, स्वास्थ्य खराब था, हम लोग चाहते थे कि वो अस्पताल जाएं, पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उन्होंने अपने स्वास्थ्य के साथ भी उन्होंने समझौता किया। मुझे याद है जिस दिन उनकी तबीयत ज़्यादा खराब लग रही थी, उस वक्त मैंने उन्हें कहा था कि हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं, लॉकडाउन का समय था, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि नहीं, मेरे ऊपर अभी एक बड़ी जिम्मेदारी है राशन को घर घर तक पहुँचाने की। आप उस वक्त की अगर आप उनके ट्विटर देखें, उस वक्त आप देखेंगे, मैं 2020 की मैं बात कर रहा हूँ और लगभग जून जुलाई अगस्त के महीने की मैं बात कर रहा हूँ, और वही समय था जब उनकी तबीयत खराब हुई और अगस्त में हम लोगों ने उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। पर जून जुलाई में अगर आप देखेंगे, सड़क मार्ग के माध्यम से हो, रेल मार्ग के माध्यम से हो, हवाई जहाज के माध्यम से हो, जितने भी लक्षद्वीप जैसे जितने द्वीप हैं वहाँ पर पानी वाले जहाज के माध्यम से, पहाड़ी इलाकों में घोड़े के माध्यम से, जैसे संभव पड़ा उन्होंने राशन को पहुंचवाने का उन्होंने काम किया। उनके दिमाग में दिन रात सिर्फ एक बात होती थी कि भैया लॉकडाउन में जब लोगों के पास पैसे कमाने की संकट है, जब लोगों के पास आर्थिक संकट है, ऐसे में कोई कैसे कहीं जाकर राशन लेगा, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, व्यक्तिगत तौर पर वो इसको अपनी जिम्मेदारी मानते थे कि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं घर घर तक उस गरीब आदमी के यहाँ मैं ये राशन पहुँचवाऊँ। मुझे खुशी है, मुझे गर्व होता है आज की तारीख में कि भैया ये राशन घर तक पहुंचाना लॉकडाउन के वक्त प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के माध्यम से जो 81 करोड़ लोगों के पास मुफ्त में जो ये राशन पहुंचा, ये सोच हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की थी।
हमारे नेता उस वक्त, क्योंकि इसी विभाग की जिम्मेदारी उनके पास थी, खाद्य विभाग की जिम्मेदारी उनके पास थी, उस वक्त उनको इस बात की चिंता होती थी कि भैया जो लोग किसी भी योजना से जुड़े हुए नहीं है, फूड सिक्योरिटी एक्ट से जुड़े हुए नहीं है या कोई कार्ड धारक नहीं है, उन लोगों का क्या होगा, उन लोगों के घर पे राशन कैसे पहुंचेगा। उस वक्त उन्होंने कैबिनेट में इस प्रस्ताव को रखकर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से बातचीत कर वो इस योजना को लेकर आए, इस योजना को लेकर आए जिसमें 81 करोड़ परिवार, 81 करोड़ लोगों के घर तक मुफ्त में राशन पहुंचाने का कार्य किया जाए। पर आज जब हमारे नेता नहीं है, मुझे इस बात का दुख होता है। लॉकडाउन के वक्त इसकी घोषणा की गई थी कि भैया ये छठ तक, दिवाली तक इस योजना को बढ़ाया जाएगा, पर अब वो भी समय सीमा समाप्ति की कगार पर है। लोक जनशक्ति पार्टी, हम लोग चाहते हैं, हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को भी ये पत्र लिखा है और पत्र के माध्यम से हम लोगों ने उनसे आग्रह किया है कि अब, क्योंकि अभी भी हालात बहुत बेहतर नहीं हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कोरोना समाप्त हो गया है, ऐसा नहीं है कि कोरोना में जिन लोगों ने आर्थिक संकट को झेला, आज की तारीख में परिस्थितियां बेहतर हो गई हैं या सब कुछ वापस से नॉर्मल हो गया। तो ऐसे में अभी भी कुछ और समय तक उन गरीब परिवारों को, उन लोगों को ये राहत मिलती रहे, ये सहायता मिलती रहे, ये जरूरी है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी को पत्र के माध्यम से मैंने आग्रह किया है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से यह आग्रह किया गया है कि ये जो योजना चल रही थी, जिसके माध्यम से 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा था, बिहार प्रदेश में भी एक बड़ी संख्या में, एक बड़ी आबादी इस योजना के लाभ से जुड़ी हुई है। मुझे याद है उस वक्त भी इस बात को लेकर विवाद भी उठा था, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिसकी सूची राज्य सरकार के द्वारा नहीं दी गई थी। हमारे नेता, जो कि उस वक्त इस विभाग के मंत्री थे, उन्होंने राज्य सरकार से निरंतर संवाद साधकर, विवाद भी हुआ था, लगभग 15 लाख नए नाम जुड़ने थे, जो कि राज्य सरकार ने उस वक्त भी नाम नहीं दिए थे। खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 15 लाख लोगों के नाम जोड़े जाने थे, उस वक्त भी वो नाम नहीं दिए गए थे। बाद में जब केंद्र सरकार द्वारा, हमारे मंत्री के द्वारा जब निरंतर संवाद साधा गया, तो उस वक्त ये नाम दिए गए। तो एक बड़ी आबादी बिहार में है जो कि इस योजना का लाभ ले रही है, और उन लाभार्थियों को ये लाभ आने वाले समय में और मिलने की जरूरत है। जैसा मैंने कहा कि परिस्थिति अभी सामान्य नहीं हुई है, अभी भी आर्थिक संकट कई लोग हैं जो झेल रहे हैं। कई प्रदेशों में कोरोना के अभी भी गाइडलाइंस की वजह से जो कार्य वो कर रहे थे, उस कार्य को सामान्य तौर पर वो लोग कर नहीं पा रहे हैं। तो इस योजना को अभी और एक्सटेंड करने की जरूरत है, और यही पत्र के माध्यम से मैं अभी थोड़ी देर में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी इस पत्र को साझा करूंगा। मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने आग्रह किया है, क्योंकि कई ऐसे प्रदेश हैं जिन्होंने इस योजना को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है, या वो फैसला लेने के क्रम में है, या उन्होंने इस सुझाव को केंद्र सरकार के समक्ष रखा है। तो मैं चाहता हूं कि हमारी बिहार की राज्य सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जो लाभार्थी हैं, जो गरीब परिवार से आते हैं, जो इस योजना का लाभ आज की तारीख में उठा रहे हैं, इस योजना को कम से कम अगले 6 महीने तक के लिए और एक्सटेंड किया जाए, ये हम लोग की मांग है। और इस मांग को हम लोग राज्य सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समक्ष विधिवत तौर पर इस पत्र के माध्यम से भी हम लोग रखेंगे कि वो केंद्र सरकार के साथ एक समन्वय साधें, एक संवाद साधें, और उनके साथ वार्तालाप कर इस योजना को कैसे अगले 6 महीने के लिए और एक्सटेंड किया जा सके, उस पर निर्णय लें। ये रहा एक विषय। जैसा मैंने कहा कि हमारे नेता ने विभिन्न, और जब मैं उनको क्यों भारत रत्न मिलना चाहिए, उस बात को जब मैं बता रहा था, तो उस वक्त मैंने जिक्र किया था कि उन्होंने किस तरीके से हमेशा गरीबों, वंचित समाज के, गरीब वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने कार्य किया। इसी में उनकी चिंता थी कि भैया किस तरीके से हम लोग बिहार को आगे लेकर चलें। और उस वक्त हमारे नेता एकमात्र, मुझे लगता है, ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा दलगत राजनीति से उठकर बिहार के प्रदेश के हित में जो सही फैसले हैं वो उन्होंने लिया, उन फैसलों का उन्होंने समर्थन किया। और उसी में से एक फैसला था शराबबंदी का भी। 2016 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कानून लेकर आए, शराबबंदी का कानून। उस वक्त हम लोग विपक्ष में थे, विपक्ष में मतलब हम लोग एनडीए में थे। उस वक्त महागठबंधन की सरकार बिहार में थी, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद यादव जी के साथ बिहार में सरकार मिलकर ये लोग चला रहे थे। और उस वक्त 2016 में शराबबंदी कानून को ये लेकर आए, और हम लोग विपक्ष में होने के बावजूद हम लोगों ने इस कानून का समर्थन किया। क्यों? क्योंकि ये जनहित में वाला ये कानून था।
इससे ना सिर्फ महिलाओं को बल्कि वो परिवार जो कहीं ना कहीं नशे की वजह से जो परिवार समाप्त हो रहे थे या जहां जिन परिवार में पारिवारिक द्वेष देखने को मिल रहे थे, पारिवारिक हिंसा देखने को मिल रही थी, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहा था नशे की वजह से, ये कहीं ना कहीं ये कानून उसके ऊपर रोक लगाता, उसके ऊपर अंकुश लगाता। इसीलिए विपक्ष में होने के बावजूद हम लोगों ने इस कानून का समर्थन किया था। आज की भी तारीख में पूरी तरीके से हम लोग शराबबंदी के इस कानून का हम लोग समर्थन करते हैं, पर इस कानून को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इनके शासन प्रशासन तंत्र की ही है। पर हकीकत है कि 2016 से लेकर अभी तक 5 साल का समय बीत गया है, अभी तक भी इस कानून को पूर्णतः धरातल पर उतारा नहीं जा सका, जिसका परिणाम देखने को मिलता है कि आए दिन अवैध शराब की बरामदगी यहाँ पर होती है। कभी आपको एम्बुलेंस में आपको शराब पकड़ी मिलेगी, कभी आपको पुलिस की गाड़ियों में शराब की बरामदगी मिलेगी, कभी आपको स्कूल के बस्तों में आपको शराब बरामद होती हुई मिलेगी। और तो और अब ये जहरीली शराब बनाने का एक ये चलन शुरू हो गया। अब उसका उत्पादन यहाँ पर तस्कर कर रहे हैं या बाहर से उसको लाया जा रहा है, ये तमाम बातें जांच का विषय है। पर ये बड़ी संख्या में ये चीज जहरीली शराब बनने और मिलने लगी है हमारे प्रदेश में, जिसकी वजह से आए दिन प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं। कल हम लोग गए थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से, मैं खुद और हमारे साथ पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता विभिन्न जिलों में हम लोग गए थे। खासतौर पे 3 जिले गोपालगंज, बेतिया और आपका मुजफ्फरपुर, तीनों जिलों में जहां पर बड़ी संख्या में लगभग 50 से ज्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई है जहरीली शराब पीने से। कई ऐसे हैं जो कि अस्पताल में भर्ती हैं। एक इसका तुरंत साइड